जय हिंद प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सीटेट दिसंबर में। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम पूरे बाल विकास के 30 प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे और आप उनको पूर्णतः ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये पेपर प्रीवियस ईयर का है और ये आप यहाँ पर इसकी डेट भी चेक कर सकते हैं। इसकी डेट है 21 जनवरी 2022 और यह है जो पेपर मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया था और सीटेट का एग्ज़ाम अच्छे अंकों के साथ क्लियर भी किया है और आज मैं अपने अनुभवों के द्वारा आपको इसको समझाने का प्रयास करूँगा। पूरा आप विश्वसनीय और ध्यानपूर्वक तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आज का हमारा पहला सवाल है। सवाल नंबर 1, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों, प्रश्न यह है कि जो बाल विकास के सिद्धांत है उनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो हम आज उस पर उसका जवाब देना है। तो पहला है, बाल विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की तरफ होता है। दूसरा है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। तीसरा है, ऐसे क्षेत्र में विकास का एक अन्य क्षेत्र में विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि है। इसमें जो है वो एक क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्र के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा। और चौथा है, विकास पूर्णतः संख्यात्मक और इसे सटीकता या फिर हम कहें सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर अगर इसको संख्यात्मक दे दिया तो हम इसको बिल्कुल जी हाँ, ये गलत है। इसको हम सटीक रूप से नहीं माप सकते हैं। दूसरा आता है जो है, हम नीचे से इनको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। एक क्षेत्र के विकास का अन्य क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये बात इसको गलत सिद्ध करती है। इसके बाद अगला आता है, विकास आनुवंशिकी एवं पर्यावरण का जो है आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ऐसा ये वाला कथन कह रहा है। तो ये वाला नहीं की वजह से ये पूरा गलत हो गया है। जो हमारे पास में बचा है वही आपका राइट आंसर होने वाला है। यह है जो आपका राइट आंसर होगा। क्या है दोस्तों? विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका यही सही जवाब होगा। अगर आपको आवाज़ में या साउंड में कोई समस्या आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है जो है दूसरा प्रश्न बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा भी गया है और ऐसे प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो अब हमको देखना है कि कौन सा इसमें बच्चों के भाषा विकास से, मतलब इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से किससे प्रभावित होता है। पहला है केवल आनुवंशिकता से, दूसरा है केवल पर्यावरण से, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से, या फिर ना आनुवंशिकता से ना पर्यावरण से। तो देखिए दोस्तों, एक आनुवंशिकता एक अलग मैटर होता है और पर्यावरण एक अलग मैटर होता है। इन दोनों, जैसे ये आनुवंशिकता है इसको हम बोलेंगे हेरिडिटी, मैं यहाँ पे एच लिखूँगा, और एक होता है इन्वायरमेंट जिसको मैं बोलूँगा ई, एनवायरमेंट। ओके, अब यहाँ पर आपका एक कोई भी बच्चा है जो कि मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चा है, इस पर जो है इनमें से किसका प्रभाव इसकी लैंग्वेज पर पड़ता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता का। देखिए दोस्तों, जहाँ पर केवल वर्ड आता है ना, वहाँ पर केवल
उन चीज़ों को हटा देता है जो अन्य चीज़ें भी उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो केवल को लेकर के हमको बहुत ही सतर्क रहना है। दूसरा आता है केवल पर्यावरण। तीसरा आता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों, या फिर तीसरा आता है ना आनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। तो ये बात तो यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हो गई। अगर दोनों से नहीं पड़ता तो फिर भाषा पर प्रभाव आखिरकार पड़ेगा किसका? ठीक है। इसके बाद में ये आता है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का। इससे पहले हम और दो एलिमिनेट करेंगे। इसका सही जवाब तो यही होगा खैर, लेकिन मैं आपको समझाने की और भी कोशिश करूँगा। आनुवांशिकता है तो केवल आनुवांशिकता ही जो लैंग्वेज होती है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, उसके लिए पर्यावरण, बच्चा अपने पर्यावरण से भी भाषा को अर्जित करता है। अगर हम किसी नवजात हिंदुस्तान के बच्चे को ऑस्ट्रेलिया या अन्य किसी इंडिया से बाहर की फॉरेन कंट्री में छोड़ देंगे तो वो वहाँ जब उसको यहाँ का हेरिडिटी, यहाँ का एनवायरनमेंट में वो पैदा हुआ बच्चा और जन्म के बाद उसको वहाँ छोड़ दिया जाए तो वो वहाँ वहीं की भाषा को अर्जित कर लेता है। लेकिन अगर उसकी गर्भ से ही जीभ या फिर उसको स्वर यंत्र, उसका जो बोलने के जितने भी अंग होते हैं जो सहायता करते हैं, वे अगर गर्भ से ही विकसित ना हो तो भी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। अर्थात दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि भाषा पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव इस बच्चे पर पड़ता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम। कोशिश करेंगे इस वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म करने की। इसमें आगे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और सीटेट के मैं ऐसे ही पेपर भी आपके लिए डालता रहूँगा और आपके अध्ययन में जितनी हो सकती है मैं मेरी तरफ से सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप ऐसी मैं आपसे और भगवान से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सीटेट क्लियर करें ताकि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। चलिए तो हम आज का नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा है। दोस्तों एक प्रगतिशील कक्षा कौन सी है आपको ये बताना है, जो केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता दे। बिल्कुल ये तो गलत है और इसको मैं सिरे से खारिज करूँगा। आप भी समझते हैं कि जिसमें सारे बच्चे चुप रहें और बाकी लोग बोलते, जो टीचर है वो बोलता रहे, तो ये तो कहीं ना कहीं इसको तो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए। जो अगर थोड़ा भी जिसने बाल विकास को समझा है वो इसको तो देखते ही इस प्रकार से एलिमिनेट कर देगा। इसके बाद दूसरा आता है अधिगमकर्ताओं की अभिव्यक्ति या अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। तो जो वेरिएशंस होते हैं उनका अगर कोई सम्मान कर रहा है तो इसको हम थोड़ा सा इसको वेटिंग में रखेंगे। इसके बाद में कब तक वेटिंग में रखेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम इसको वेटिंग में रखने का मेरा तात्पर्य यही है कि इसको थोड़ी देर रोकेंगे। इसका तीसरा आता है अंक उन्मुख होता है, जो कि आपका प्रगतिशील होता है वो अंक उन्मुख होता है। चौथा है अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो दोस्तों ये भी नहीं, व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं होगा। इसके साथ ही अंक उन्मुख भी नहीं होगा। मुख तो हमने कटवाई दिया, अब बचा कौन सा, वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर सीटेट क्लियर करना है तो ऐसे ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर आपने एलिमिनेट करना नहीं सीखा है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, एलिमिनेट करना सीख जाएंगे। चलिए ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अब आता है, देखो इसमें एक नाम बहुत अच्छा है क्योंकि आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पढ़ने वाले लॉरेंस कोहलबर्ग, इन्होंने नैतिकता या फिर नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिया था। तो हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के रूप में सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? तो जो है इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है प्रथापूर्व चरण, दूसरा है अमूर्त संक्रियात्मक चरण, तीसरा है प्रथागत चरण और चौथा है उत्तर प्रथागत चरण।
आज आपको इनको फटाक से बताना है। आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 प्रश्न लें। 30 प्रश्न का वायदा था, लेकिन किन्हीं भी कारणों से हम जो है इतना समय अभी नहीं दे पाएंगे, तो आज हम 10 प्रश्न करेंगे। हमारा अभी क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा अपना प्रथा पूर्व चरण। अमूर्त चरण बिल्कुल नहीं आएगा। जो है सजा टालना, बच्चा मतलब इतना ज़्यादा अभी बड़ा नहीं हुआ होता है कि वो अपने जो है अमूर्त यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनको वो चीज़ों को नहीं समझ पाता है। प्रथागत चरण बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रथागत चरण ये भी नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रथा पूर्व चरण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम थोड़ा सा स्पीड में लेने की कोशिश करेंगे, आप भी जल्दी जल्दी इनको कनेक्ट करते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। आपको बताना है कि एक अधिगम की लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसको अगर सुसाध्य करना है तो कौन से एक टीचर के, तो एज अ टीचर आप कौन से जो है टेक्निक्स उसमें लगाएंगे, है ना। तो इसमें पहला आता है जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर हो। दूसरा आता है जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। तीसरा आता है जो विभिन्न संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूप संस्कृति पैदा करे। तो देखो, देखने से ये लग रहा है कि ये तो हमको बच्चों के बीच में प्रतिद्वंदिता तो करनी ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया है। अब आता है जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। तो देखिए, हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं और इसको रोकते हैं। जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, तो देखिए दोस्तों, जो है अपसारी चिंतन को प्राथमिकता हमको नहीं दिलवानी, हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग पर वर्क करना है, ना कि हमको कन्वर्जेंट थिंकिंग पर करना है। ठीक है। इसके बाद में आता है जो संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर करे। तो ये हो सकता था, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर आंसर उसने यहाँ दे दिया, तो हम फिर इसको ही जो है मान्यता देंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3, जो मैं क्लियरली आपके सामने लगा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है। जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 6, जो है हमारा 6 है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी हमारा एक जो है बाल विकास से संबंधित वैज्ञानिक पर ही आधारित प्रश्न आया है। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। तो आपको बताना है वह किसकी व्याख्या। लेव वाइगोत्स्की है जो किसकी व्याख्या करते हैं। तो पहला आता है अनुवांशिकता के विकास की, दूसरा आता है संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, या फिर सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को, या फिर अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को मुख्यतः व्याख्या करते हैं। तो आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इसमें हम पहला क्या है, जो है इसका पहला है अनुवांशिकता के विकास पर प्रभावों को, तो बिल्कुल इसकी व्याख्या तो वो करते नहीं है, इसको हम सिरे से खारिज करेंगे। दूसरा आता है संज्ञानात्मक। तो ध्यान रहे दोस्तों, जहाँ पर लेव वाइगोत्स्की दिख जाए वहाँ पर आपको संज्ञानात्मक शब्द समझना है और जोड़ना है, और संज्ञानात्मक विकास को ही आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो अब हम इससे नीचे जाने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। हम इसके लिए यहीं से इसका जो जवाब है हम राइट लगा देंगे। जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की जो व्याख्या है उसका जो वर्णन करते हैं वो करते हैं लेव वाइगोत्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। एक आया है क्रिकेट का। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान, चलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्रिकेट, एक मिनट, चलिए इसको देखिए। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांश लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका कारण है? आपको इसका आंसर देना है। ये जेंडर बाइस से संबंधित प्रश्न है।
आप इसको समझ सकते हैं। ये जेंडर बाइस से संबंधित प्रश्न है और जेंडर बाइस को लेकर के सीटेट एक ना एक प्रश्न तो ज़रूर देता है। तो चलिए हम इसको फटाक से करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। वो कर रहा है जेंडर सशक्तता, यानी कि उस जेंडर को मजबूत करने की बात कर रहा है क्या वो। सशक्तता यानी कि दोनों जो है, एक लड़का है और एक लड़की है, तो उनको क्या है, लड़का लड़के के भेद को ख़त्म करने जैसी कोई बात कर रहा है। सशक्तता यानी मजबूतीकरण होता है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। वो केवल लड़कों से सवाल कर रहा है ना। ये यहाँ पर देखिए आप, लड़कों से सवाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा खराब हो जाता है ये आंसर। इसको बिल्कुल हम छुएंगे भी नहीं। दूसरा आता है जेंडर पक्षपात, तीसरा आता है जेंडर प्रासंगिक संबद्धता और चौथा आता है जेंडर धमकी। तो धमकी जैसा भी कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है, जेंडर की प्रासंगिकता जैसा भी कुछ नहीं हुआ है। जो यहाँ पर हुआ है वो है आपका जेंडर पक्षपात। यहाँ पर जेंडर पक्षपात को हम पूरी तरह से लॉक करेंगे और ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि क्या कहता है ये देखेंगे। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है। तो इसमें देखिए निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, दूसरा आता है ज्ञान की सक्रिय संरचना को, तीसरा आता है किसी भी तरह के पाठ्यक्रम को समापन को, या किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, या फिर दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है और ऐसे ही आसान प्रश्न आते हैं। ये पेपर लेवल 1 का सवाल है, जो है आपका पेपर 1, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, बिल्कुल नहीं, ये तो हम कह ही नहीं सकते कि अगर वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं अगर होगी तो जो है इसका कोई समाधान नहीं होगा। दूसरा आता है ज्ञान की सक्रिय संरचनाओं को, तीसरा आता है किसी भी तरह से जो कोर्स होता है उसका जो सब्जेक्ट वो पढ़ाती है, या फिर सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ाती है, पर्यावरण वगैरह कुछ भी पढ़ाती है, वो केवल उसको ख़त्म करना चाह रही। तो ऐसा भी नहीं है भैया, हमको क्या करना है, बाल केंद्रित कक्षा देखनी है जिसमें छात्रों का भला हो, है ना। आपने सुना होगा ना, छात्रों का भला कर भला तो हो भला। वैसा तो ये नहीं, ये तो इसमें तो टीचर अपना भला चाह रही है, छात्रों का तो भला हो ही नहीं रहा है, तो इसमें तो ये बात गलत हो जाएगी। दूसरा था दंड जैसा कोई काम करना ही नहीं हमको, अगर हम अच्छे टीचर बनेंगे तो। निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं, इसको भी हटा देंगे। बार बार वस्तुनिष्ठ लेंगे तो फिर आप पूरी तरह से उनको एक सैद्धांतिक ज्ञान नहीं दे पाएंगे, आपको सारी चीज़ें देनी है। तो इसमें आ जाएगा ज्ञान की सक्रिय संरचना को, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को आप देखकर ही लगा दोगे, टिक लगा दोगे। अब आता है 9 नंबर का प्रश्न है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के प्राथमिकरण का माफ़ कीजिएगा, ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया है, मैं वापस इसको दोहराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। तो पहला आता है पुस्तकें एवं पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, दूसरा, इसके बाद तीसरा आता है माता पिता का कार्यस्थल, और चौथा आता है जो है इसका अस्पताल के कर्मचारी। इसने अस्पताल लिख दिया है लेकिन ये अस्पताल है, इस पर भी ध्यान देंगे, है ना। तो ये तो ख़त्म ही है। इसके बाद माता पिता का कार्यस्थल, इससे बच्चा को कुछ भी नहीं लेना देना है। अब हमको करना उसका सोशलाइजेशन करना है, सामाजिकरण करना है। तो इसमें निकटस्थ परिवार और जो है आपका पुस्तक है, तो पुस्तक बच्चा पैदा होने से पहले ही पुस्तकें नहीं ले लेता है, और पैदा होने के 5 साल तक तो उसको पुस्तक देनी नहीं चाहिए थी। लगभग 3 साल में आज हम पुस्तकें देते हैं, है ना। तो बच्चा जब तक लगभग मान लीजिए आप 3 साल तक तो पुस्तकें बिल्कुल लेगा ही नहीं, तो पुस्तक भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, फिर निकटस्थ परिवार को देंगे, वहीं से उसका सामाजिकरण चालू हो जाता है ना, सोशलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना। हाँ, ये देखिए सोशलाइजेशन, ठीक है। चलिए अगला है जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा, जो है आखिरी प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर चरण कहें, के जो है समरूप समानुरूप है।
तो आपको इसमें बस यहीं पे ध्यान देना है, जब भी जीन पियाजा जाए तो आपको उनका संज्ञानात्मक विकास याद आना चाहिए। प्रश्न में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न वाले ने भी आपको एक आइडिया दी कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आता है मूर्त संक्रियात्मक चरण, है ना, मूर्त की बात कर रहा है। तो बच्चा जब सबसे पहले होगा तो जो है वो आपको स्पर्श के द्वारा पहचानेगा। उसके बाद जो चरण आता है वो आता है मूर्त वाला। तो हमको जो इसका जो है ऑप्शन देखना है और ऑप्शन से डायरेक्ट हम टिक मारेंगे तो बच्चा क्या है, जन्म से 2 साल, बिल्कुल नहीं, इसमें तो वो बच्चा पूरी तरह से कुछ भी समझेगा नहीं, टच एंड फील के द्वारा ही इसमें करता है, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके बाद में 2 से 7 साल उसका सेकंड चरण होता है, इसमें भी बच्चा कुछ ज़्यादा विशेषकर समझ नहीं पाता है। 7 से 11 इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। जो है आपका 7 से 11 साल इसकी उम्र बताई गई है और इसको ऐसी कोई उम्र ही नहीं बताई गई यहाँ पर, ये 7 से 11 साल हम मानेंगे। इसके बाद में जो है अगला चरण लग जाता है। बाकी हम ये बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो है 10 से आगे के प्रश्न फिर हम अगली किसी कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने इतने सारे प्रश्न कर लिए हैं 10 प्रश्नों को, और आप मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और कोशिश करेंगे कि आप सबके कमेंट्स को पढ़े जाएं। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।